हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि मेटलर्जी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। साथियों, आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेटलर्जी आखिर है क्या, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मेटलर्जी की हम जब बात करते हैं तो मेटलर्जी जो बात करती है वो ये कहती है कि मेटलर्जी इज अ डोमेन ऑफ मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट स्टडीज द फिजिकल एंड द केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स, देयर इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स एंड देयर मिक्सचर्स। तो साथ ही ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक्चुअली मेटलर्जी इंजीनियरिंग की डेफिनेशन जो है, जो एक ब्रॉड लेवल की डेफिनेशन है या एकेडमिक लेवल की डेफिनेशन है। मेटलर्जी सबसे पहले क्या है? मेटलर्जी एक साइंस और इंजीनियरिंग की ब्रांच है, और जिसमें हम किसी भी मेटल के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ हम उनके जो इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं और अदर मिक्सचर्स होते हैं, जिनको एलॉयज हम कहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। साथियों, क्योंकि ये एक ब्रॉड लेवल की डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन है ये इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। बट हम जो बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल वर्क डेफिनेशन के बारे में। और प्रैक्टिकल वर्क जो डेफिनेशन है मेटलर्जी की, वो ये है कि मेटलर्जी इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, कास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट्स एंड अलॉइंग। ये वो डेफिनेशन है जो कि प्रैक्टिकल वर्क डेफिनेशन कहलाती है। और इस डेफिनेशन में हम बात करते हैं कि मेटलर्जी वो साइंस है जिसमें हम मेटल के प्रोडक्शन की बात करते हैं। मेटल प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें मेटल एक्सट्रैक्शन की हम बात करते हैं, मेटल की रिफाइनिंग की बात करते हैं, इसके अलावा कास्टिंग की और मेटल के हीट ट्रीटमेंट की, सरफेस ट्रीटमेंट की और अलॉइंग की बात करते हैं। तो साथियों, आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस हम टॉपिक पे बात अपनी करेंगे। पिछली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो मेटलर्जी है वो फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर पे बात करती है। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज को अपने इस वीडियो में समझते हैं। साथियों, फिजिकल बिहेवियर की जो हम बात कर रहे हैं, फिजिकल बिहेवियर को समझने के लिए हमें फिजिकल मेटलर्जी को समझना होगा। फिजिकल मेटलर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फिजिकल मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ मेटल साइंस, स्पेशली फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, प्रोसेसिंग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्ट्रक्चर एंड फिजिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, थर्मल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए या फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें क्या करना होता है? फिजिकल मेटलर्जी को पढ़ना होता है, जो कि एक मेटलर्जी की ही एक वन ऑफ द ब्रांच है। और इसमें बेसिकली फिजिकल मेटलर्जी किस बारे में बात करती है? ये बात करती है कि मेटल है, मेटल की जो कंपोजिशंस हैं या उनकी प्रोसेसिंग है या उनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। तो इन सब की स्टडी से ये जानना कि कैसे उसे एक यूजफुल मेटल बना सकते हैं, तो ये सारी जो स्टडी है ये सब फिजिकल मेटलर्जी में आती है। फिजिकल मेटलर्जी का एक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल अलॉय कंपोजिशन एंड टेलरिंग ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। हमें ये फाइंड आउट करना कि सबसे सुटेबल अलॉय क्या है किसी भी ऐसे काम के लिए जहां पे हमें एक अलॉय की, एक मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, और कैसे हम उसके माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज करके हम उसे यूजफुल बना सकते हैं। तो ये भी फिजिकल मेटलर्जी का एक इंपॉर्टेंट एम है। साथियों, हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो मेटल फोर्जिंग और हीट ट्रीटमेंट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम फिजिकल मेटलर्जी के बारे में या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए साथियों, अब केमिकल मेटलर्जी के बारे में समझते हैं। देखिए, केमिकल मेटलर्जी क्या है? केमिकल बिहेवियर को समझने के लिए हमें केमिकल मेटलर्जी को समझना जरूरी है। तो मेटल का जो केमिकल बिहेवियर है वो हम केमिकल मेटलर्जी की हेल्प से समझेंगे। और ये डेफिनेशन ये कहती है कि केमिकल मेटलर्जी द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंसंट्रेट्स, सेमी प्रोडक्ट्स, recycled bodies and solutions, and the considering reactions of metal with an approach of discipline belonging to chemistry। हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेटल को हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन से, या रिसाइकल्ड बॉडीज से, या उसके सॉल्यूशन से। और यहाँ पे हम किस ब्रांच की हेल्प ले रहे हैं साइंस की? यहाँ पे हम केमिस्ट्री की हेल्प ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री की हेल्प से मटेरियल को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है या जो जो साइंस है, उसे हम केमिकल मेटलर्जी कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कि कैसे जो मेटल्स होते हैं, कैसे उनकी रिएक्टिविटी की हम बात समझेंगे, और हम ये समझेंगे कैसे उसके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की हेल्प से उससे केमिकल परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है या क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजों को हम केमिकल मेटलर्जी में समझते हैं।
साथियों, जो सब्जेक्ट्स हैं या जो चैप्टर्स हैं जो कि केमिकल मेट्रोलॉजी में जनरली स्टडी किए जाते हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल डिग्रेडेशन। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम पूरे अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो हम यहाँ पे आज हम इस वीडियो में केमिकल मेटलर्जी के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टॉपिक को समझेंगे। साथियों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है मेटल को प्राप्त करना। नेचर में जो मेटल्स होते हैं आपके वो कभी भी प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म में। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो सॉइल्स के साथ, लाइमस्टोन, सैंड या रॉक्स के साथ मिक्स फॉर्म में मिलते हैं, और इस तरह से जो चीजें में मिलती हैं, मेटल्स मिलते हैं, तो इनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है कि मिनरल्स बेसिकली क्या मेटल्स हैं जो कि मिक्स्ड हैं विद सॉइल, लाइमस्टोन, सैंड एंड रॉक्स के साथ। तो हम जैसे एल्युमिनियम के मिनरल्स की बात कर लेते हैं तो बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, क्ले है, तो ये सारे जो है एल्युमिनियम के मिनरल्स हैं। साथ ही और की डेफिनेशन को समझते हैं। और की डेफिनेशन क्या कहती है? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड एट लो कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट। तो जिन भी मिनरल्स से हम लो कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट के साथ हम मेटल को निकाल लेते हैं या मेटल को एक्सट्रैक्टेड कर लेते हैं, वो सारे मिनरल्स क्या कहलाते हैं? ओर कहलाते हैं। हम आयरन ओर्स की बात कर लेते हैं, या हम ये कहते हैं कि आयरन के मिनरल्स की बात करते हैं। तो मिनरल्स में जो आयरन के जो मिनरल्स हैं या आयरन जो हम आयरन ओर कहते हैं, तो वो Fe2O3, जिसे हेमाटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, FeSO2 आयरन पायरेटी एंड FeCO3 सिडराइट। तो ये सारे क्या है? आयरन ओर्स कहलाते हैं, और इन आयरन ओर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्लक्स की। तो फ्लक्स क्या है? बेसिकली फ्लक्स क्या है? ए सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू द चार्ज इन द फर्नेस टू रिमूव द इम्प्योरिटी इज नोन एज फ्लक्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी फर्नेस में हम ये मेटल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को करते हैं, हमें उस ओर से जब हम इम्प्योरिटीज को निकालना होता है तो हमें एक सब्सटेंस को ऐड करना होता है, और उस सब्सटेंस का नाम ही फ्लक्स होता है। फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज को हम दूर कर पाते हैं जब हम ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करते हैं। साथियों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो इस तरह से अगर हम इसे समराइज करें, इस पूरे जो हमने पीछे के 3-4 चैप्टर पढ़े हैं या 3-4 स्लाइड्स को हमने स्टडी किया है, तो इससे हम अगर समराइज करें तो हम समझेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो बात करता है वो बात करता है प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल एंड द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो एक तरफ वो बात करता है मेटल की प्यूरिफिकेशन की, और सेकेंडली वो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय की। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है समझने के लिए कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी ओर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि सारे ओर्स जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, बट हर मिनरल ओर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारे मिनरल्स जिससे हम लो कॉस्ट या मिनिमम एफर्ट्स के साथ हम मेटल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो ओर्स नहीं कहलाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ओर हम उन्हीं को कहते हैं जिसमें हम बहुत कम कॉस्ट के साथ और मिनिमम एफर्ट के साथ हम प्राप्त करते हैं। साथियों, मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स लाए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आयरन ओर्स की, तो आयरन ओर्स में अगर हम हेमाटाइट की बात करते हैं तो हेमाटाइट कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है। तो इससे हम आयरन को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं साथियों, मैग्नेटाइट की बात करते हैं Fe3O4। तो मैग्नेटाइट एक ब्लैक कलर का ओर है। इसके अलावा FeSO2 आयरन पायरेटी की येलो कलर का ओर है। और इसके अलावा सिडराइट की हम बात करते हैं, सिडराइट ब्राउन कलर का ओर है। तो ये देखिए साथियों, ये सारे ही आयरन के ओर्स हैं, और इन सारे ही आयरन के ओर्स हैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही हमें फाइनली क्या होता है? हमें आयरन मिलता है। इसके अलावा साथियों, एक इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है जो ये दिखाता है कि इंपॉर्टेंट मेटल्स कौन कौन से हैं, उनके कौन से ओर्स हैं, और उन ओर्स का क्या कंपोजिशन है। तो हमने यहाँ पे बात की एल्युमिनियम की और एल्युमिनियम ओर्स की। एल्युमिनियम के ओर्स में बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, ये सारे जो हैं एल्युमिनियम के ओर्स हैं। इसके अलावा आयरन की बात करते हैं तो आयरन में हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिट्राइट है और आयरन पायरेटी है, ये आयरन के ओर्स हैं। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर, पायरेटी है, मैलेचाइट है, क्यूप्राइट है, इस तरह के ये कॉपर के ओर्स हैं। जिंक की बात करते हैं तो जिंक के जिंक प्लेंडी और जिंसाइट। लेड की बात करते हैं तो गैलिना। मरकरी की बात करते हैं तो सिनाबार।
ऐसे सिल्वर की बात करते हैं तो होम सिल्वर, सिल्वर ग्लैंस, पोटेशियम की बात करते हैं तो इंडियन नाइट्रेट, और फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरोस्पर। तो ये सारे जो है ओर्स होते हैं, और इन डिफरेंट ओर्स की हेल्प से हम मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू इन मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं, और ये इनके केमिकल कंपोजिशंस दिए गए हैं इन ओर्स के। साथियों ये ओर्स जो होते हैं ये बेसिकली देखने में किस तरह के होते हैं, तो मैंने एक चार्ट यहाँ पे लगाया जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के ओर्स को दिखाया गया है। जो लास्ट स्लाइड में डिफरेंट तरह के आयरन ओर दिखाए हैं, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे बॉक्साइट का आयरन ओर है, और बोराइट का ओर है, नेटिव कॉपर है, मैग्नेटाइट है, तो इस तरह से पायरेटी है। तो ये सारे आप आराम से इन चीजों को समझ सकते हैं, और इन सारी ओर्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, फाइनली हमें मेटल की प्राप्ति होती है या हमें मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। साथियों इस तरह हम समझते हैं कि मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बेसिकली दो भागों में डिवाइड होता है। मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम बेसिकली फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है साथियों कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के स्टेप्स होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें फिजिकल मेथड्स यूज होते हैं, और कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें केमिकल मेथड्स यूज होते हैं। आइए अगली स्लाइड्स में हम इनको एक एक करके समझते हैं। फिजिकल मेथड में जो प्रोसेस है वो समझते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द ओर। तो सबसे पहले क्या करना है, हम जो ओर लेते हैं, हम यहाँ पे अपने केस स्टडी में स्टील की बात करते हैं, तो स्टील का जो ओर होता है हेमाटाइट है, तो हेमाटाइट का जो ओर होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे। सेकेंडली द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो नोन एज ओर एनरिचमेंट। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो ओर हमें होगा, हेमाटाइट का ओर होगा, उससे हम क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या उससे कंसंट्रेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को एनरिचमेंट कहते हैं। इसके बाद साथियों मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो हम आगे वन बाय वन समझेंगे। और इसके बाद होता है इम्प्योर मेटल्स आर रिफाइंड और प्यूरिफाइड। फाइनली क्या होता है कि इम्प्योर जो मेटल्स होता है उसे हम रिफाइन करते हैं और प्यूरिफाइड करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम समझते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग को। तो देखिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस इन मेटलर्जी इज क्रशिंग ऑफ ओर्स into a fine powder in a crusher or ball mill. This process is known as polarization. तो बेसिकली क्या है, पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ओर्स को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, और क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके हम क्या करते हैं, इसको हम एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है साथी वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में देखिए हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स और ओर ड्रेसिंग। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसे कंसंट्रेट कर रहे हैं। कंसंट्रेट का सीधा मीनिंग यह है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं। ठीक है, जब हम इम्प्योरिटीज को दूर दूर करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो ओर्स होते हैं वो कंसंट्रेट होते हैं, और इसे हम कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स या फिर ओर ड्रेसिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। अब बात ये आती है साथियों की कंसंट्रेशन और हम करें कैसे। तो देखिए इसमें अलग तरह के मेथड्स होते हैं, आइए समझते हैं उन वो मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात कर लेते हैं साथियों। पहला जो मेथड मेथड है उसे हाइड्रोलिटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। हाइड्रोलिटिक सेपरेशन को समझते हैं। हाइड्रोलिटिक सेपरेशन प्रोसेस में होता क्या है, देखिए हाइड्रोलिटिक सेपरेशन की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इन दिस मेथड वी पोर द ओर ओवर ए स्लोपिंग वाइब्रेटिंग कोरिगेटेड टेबल विद ग्रूव। हम क्या कर रहे हैं, पोर करते हैं किसके ऊपर, एक स्लोपिंग एंड वाइब्रेटिंग कोरिगेटेड टेबल के ऊपर। ए जेट ऑफ वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर द सरफेस। तो जेट ऑफ वाटर क्या है, ये जेट ऑफ वाटर यहाँ से फ्लो होती है। द डेंस और पार्टिकल्स सेटल इन द ग्रूव्स। तो जो और पार्टिकल होते हैं, जो डेंस और पार्टिकल होते हैं वो सेटल कहाँ हो जाते हैं, इन ग्रूव्स में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इन ग्रूव्स में यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और जो इम्प्यूरिटीज होती है आर वॉश्ड अवे बाय द वाटर। और जो इम्प्यूरिटीज होती है वो इस वाटर के साथ वॉश होते होते नीचे आ जाती है। यहाँ पे गेंजे मतलब इम्प्यूरिटीज है, और वो सारी इम्प्यूरिटीज क्या होती है, इस वाटर के साथ नीचे आ जाती है। साथियों ये दोनों पिक्चर्स जो हैं, ये दोनों पिक्चर हाइड्रोलिटिक सेपरेशन की प्रोसेस को दिखाती हैं। केवल फर्क इसमें इतना है कि इसमें स्लोप टेबल को स्ट्रेट रखा गया है, यहाँ पे स्लोपिंग टेबल्स का यूज नहीं किया गया, बट यहाँ पे क्या किया गया है, एक डिफरेंट डिजाइन को यूज किया गया है कोरिगेटेड बोर्ड्स के। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज होती है, जैसे यहाँ पे देखिए वाटर दिखाया गया है, वाटर एंड लाइटर इम्प्यूरिटीज जो है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाती है, और जो हैवी ओर्स होते हैं, हैवी ओर्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो साथियों इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोलिटिक सेपरेशन में वाटर की हेल्प से इस तरह से हम ओर्स से इम्प्यूरिटीज को दूर करते हैं।
साथियों जो अगला सेपरेशन का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, इन दिस स्टेज द क्रस्ट ओर इज प्लेस्ड ओवर द कन्वेयर बेल्ट। The belt rotates around two wheels in which one of the wheel is magnetic, and therefore the magnetic particles get attracted to the magnetic wheel and fall apart from the non-magnetic particles. तो साथियों इस पिक्चर की हेल्प से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन हो क्या रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से ओर्स को डालते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता है, एक दो व्हील्स मूव कर रहे होते हैं, इसके ऊपर एक बेल्ट होती है। तो इनमें से जो एक व्हील जो होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की व्हील होती है, ये व्हील क्या है, मैग्नेटिक व्हील है। तो इसमें होगा क्या साथियों, जब यहाँ से ओर्स आते हैं तो ओर्स से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स इकट्ठा कर लेते हैं, और जो ओर्स, जो रिमेनिंग ओर्स होता है जिसमें से क्या होता है कि आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है दूर हो जाती है, उससे हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये पिक्चर काफी सेल्फ अपने आप में इस चीज को, इस प्रोसेस को डिफाइन करती है, और हम इजीली समझ सकते हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग अलग हम कर लेते हैं। साथियों इसके अलावा सेपरेशन में जो अगला मेथड आता है वो आता है फ्रोथ फ्लोटेशन। देखिए इन दिस प्रोसेस वी टेक द क्रस्ट ओर इन ए लार्ज टैंक विच कंटेन्स ऑयल एंड वाटर। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि इसमें हम जो क्रस्ट ओर है उसे एक लार्ज टैंक में हम लेते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑलरेडी ऑयल एंड वाटर होता है। एक करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू इट। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कंप्रेस्ड एयर को हम पास करते हैं, ठीक है। The ores get wet by oil and is separated from the impurities in the form of froth। तो इसमें होगा क्या साथियों कि जो ओर्स होता है वो क्या होता है, ऑयल के साथ वेट हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है, और वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। क्योंकि ऑयल क्या है, लाइट है, तो ऑयल के साथ ओर्स मिक्स होके वो क्या आते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं। क्योंकि और क्या लाइटर है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसमें क्या किया गया है हमने, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। हमने आयरन, हमने ओर लिया इसमें, ठीक है, ओर को हमने क्रस्ट ओर लिया है इसमें। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें जो सॉल्यूशन है वो ऑयल प्लस वाटर का सॉल्यूशन होता है। कंप्रेस्ड एयर जब इसमें फ्लो करती है तो कंप्रेस्ड एयर की वजह से जो हमारे जो ओर पार्टिकल्स होते हैं, और हमारा ऑयल के साथ वेट होके वो सरफेस पे आ जाते हैं, यानी कि ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। और नीचे जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, क्योंकि वो हैवी होती हैं, इम्प्यूरिटीज हैवी होने की वजह से हमारे सरफेस पे नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि इस इम्प्यूरिटीज को हम बाद में अलग कर सकते हैं। देखिए हमने अब तक फिजिकल एक्सट्रैक्शन पढ़े। फिजिकल एक्सट्रैक्शन की मैं बात करता हूँ तो फिजिकल में हमने कौन कौन से पढ़े, हमने हाइड्रोलिटिक सेपरेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने मैग्नेटिक सेपरेशन को पढ़ा, देन फिर हमने फ्रोथ फ्लोटेशन को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साथियों केमिकल मेथड्स को। केमिकल मेथड्स में से जो सबसे पहला मेथड आता है वो होता है लीचिंग। देखिए लीचिंग एक प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है और इज ट्रीटेड विद केमिकल टू कन्वर्ट द वैल्यूएबल मेटल विद इन इनटू सॉल्युबल सॉल्ट्स व्हाइल द इम्प्योरिटी रिमेन्स इनसॉल्युबल। तो लीचिंग के प्रोसेस में बेसिकली साथी होता क्या है कि जो मेटल है या जो ओर्स है उनको क्या होता है, एक दूसरे केमिकल के साथ उनको प्रोसेस किया जाता है या उनकी रिएक्शन कराई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो इनसॉल्युबल रहती हैं। तो मेटल आपका होता है वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या होता है, इजिली उसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस प्रोसेस में दिखाया गया कि हमने सबसे पहले क्या किया कि केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, लीचिंग में केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से प्योर मेटल है उसको हमने सॉल्युबल फॉर्म में लिया है, और इम्प्यूरिटीज को क्या हमने किया, इनसॉल्युबल फॉर्म में रखा। तो जो सॉल्युबल फॉर्म में मेटल है या मेटल ओर्स हैं वो हम उसे बाद में फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्टर आउट करने के बाद हमें ये क्या मिलेगा, ये हमें फाइनली जो मिलता है, हमें मेटल मिलेगा, लेकिन सॉल्युबल फॉर्म में मिलेगा। प्रीसियस मेटल्स होते हैं वो लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू ही हमें मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर और एल्युमिनियम की बात हम करते हैं, तो गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम ये सारे मिलते हैं, ये हमें लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही मिलते हैं। और लीचिंग प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन की जाती है और प्रीसियस मेटल्स को हम क्या करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाद में उसे फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से लीचिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रोसेस आता है केमिकल मेथड में, उससे हम कहते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है
दोनों ही आयरन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन जो स्टील हमें मिलता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है। ठीक है, रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग की हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो रोस्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। हम कहते हैं रोस्टिंग जो बना है आपका, रोस्ट करने के जो इंग्लिश वर्ड है उसी से बना है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम कंसंट्रेटेड ओर है उसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। रोस्ट का मतलब है कि उसे हीट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट तक हमें नहीं ले जाना है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही उसे हीट करना है। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये सल्फाइड ओर्स के केस में यूज किया जाता है। रोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो सल्फाइड, अगर हम सल्फाइड ओर्स की बात करें तो वहां पे रोस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और कार्बन सल्फर इज रिमूव्ड एज देयर गैसियस ऑक्साइड्स। रोस्टिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से ये सारी इम्प्योरिटीज को दूर कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन में ऐसे जितने भी ओर्स हैं जिसमें कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं, तो उन सारे ओर्स को हम क्या करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के बिना हम ओर को मेल्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में समझें तो रोस्टिंग में हो क्या रहा है बेसिकली, रोस्टिंग में जो कंसंट्रेटेड ओर है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। और सल्फाइड ओर्स के केस में ये प्रोसेस बहुत हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हम कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड्स को हम रिमूव करते हैं। कैल्सिनेशन की बात करते हैं, ऐसे ओर्स जिनमें कार्बोनेटेड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, तो वहां पे हम अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के बिना हम क्या करते हैं, ऐसे उसको मेल्ट करते हैं। और इस मेल्टिंग के प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक ये फर्नेस, और इस फर्नेस में हमने क्या करा है, इस फर्नेस में हमने उर्स को हमने हीट किया है, और हीट करने के बाद ये दोनों प्रोसेस को हमने यूज किया है, जिसमें हम कुछ केसेस में हम यूज करते हैं एयर को, और कुछ प्रोसेस में हम बिना एयर के ही इन प्रोसेस को करते हैं। साथियों, केमिकल मेथड में जो अगला प्रोसेस आता है उसे हम कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि आयरन प्रोसेस में, या आयरन के जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। देखिए, स्मेल्टिंग प्रोसेस में होता क्या है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में जो मेटल ओर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको हीट किया जाता है। और जो हीट किया जाता है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ही हीट किया जाता है, यानी कि जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे ऊपर के टेम्परेचर पे हम उस ओर को हीट करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आयरन लिखा है तो यहाँ पे आयरन की बात हो रही है कि आयरन को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पे जाके हीट करते हैं। और जनरली क्या होता है कि ये जो हीटिंग होती है साथियों, ये एयर के प्रेजेंस में और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कोक, तो इनकी प्रेजेंस में ये की जाती है। साथियों, स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो जनरली किस में किया जाता है, वो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या है कि जब हम पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाते हैं, तो पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाने के प्रोसेस में स्मेल्टिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम ये स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से पिग आयरन का हम टॉप अप करेंगे। और इसमें जो रोस्टेड ओर, जो पिग आयरन है बेसिकली, और फ्लक्सिंग स्टोन है। फ्लक्स, मैंने आपको बताया कि फ्लक्स क्या होता है, इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए सब्सटेंस होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर है, 200 है, 600, 800, 900, 1000, 1500 और 2000। तो जो आयरन का अपना जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे काफी ज्यादा टेम्परेचर तक हमने गर्म किया है, और फाइनली हमें क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे आयरन, कास्ट आयरन मिलता है। और स्लैग का मतलब है कि जो गंदगी होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है जो नीचे जम जाती है, उस स्लैग को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये पूरी जो पिक्चर है साथियों, एक ब्लास्ट फर्नेस की पिक्चर है, और ये दिखाती है किस तरह से हम पिग आयरन की हेल्प से कास्ट आयरन को स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू हमें कास्ट आयरन मिलता है। साथियों, इसके अलावा केमिकल मेथड में हम बात करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। तो ये बेसिक कन्वर्जन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हेमाटाइट की, तो हेमाटाइट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह जो सिलिकॉन होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक सिंपल एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो ओर्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं।
तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर हम क्या करते हैं कि इसमें जो आयरन्स होते हैं, आयरन की जो परसेंटेज है या सिलिकॉन की परसेंटेज है, उसको हम यहाँ पे अल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। साथ ही इसके अलावा जो केमिकल मेथड में जो अगला प्रोसेस है वो है पुडलिंग प्रोसेस, हम कहते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस है क्या? देखिए, जब हमें रॉट आयरन, जब हमें पिग आयरन से रॉट आयरन लेना होता है, तो इस प्रोसेस को हम पुडलिंग प्रोसेस कहते हैं। और पुडलिंग प्रोसेस में देखिए है क्या, मेथड ऑफ कन्वर्टिंग पिग आयरन इनटू रॉट आयरन बाय सब्जेक्टिंग इट टू हीट एंड फ्रीक्वेंट स्टीयरिंग इन अ रिवर बैटरी फर्नेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। तो होता क्या है साथियों, इसमें इसमें देखिए रिवर बैटरी फर्नेस में ये पुडलिंग का प्रोसेस होता है। और इस पुडलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हम डायरेक्ट पिग आयरन से हमें रॉट आयरन मिलता है। तो देखिए, हम अगर एक केमिकल रिएक्शन को समझे कि कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन क्या होता है, 3% से ऊपर, अगर नॉर्मली 2% से ऊपर अगर कार्बन है तो कास्ट आयरन माना जाता है। और कास्ट आयरन को जब रिवरेटरी फर्नेस में ये प्रोसेस होता है तो हमें रॉट आयरन मिलता है। तो वहां पे होता क्या साथ है, वहां पे देखिए कार्बन जो होती है, जो ऑलरेडी पिग आयरन के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सल्फर जो है वो सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये सारे वोलेटाइल ऑक्साइड हैं जो कि आपके रिमूव हो जाते हैं गैसेस के साथ। इसके अलावा सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्लैग के फॉर्म में। स्लैग मतलब इम्प्योरिटीज के फॉर्म में ये नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलता है, इस प्रोसेस के थ्रू हमें रॉट आयरन मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि रिवर्बिटरी फर्नेस है क्या। देखिए, अ फर्नेस यूज्ड इन विच द फ्यूल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ओर बट हीट्स इट बाय अ फ्लेम ब्लोन ओवर इट फ्रॉम अनदर चैम्बर। तो यहाँ पे बात ये होती है साथियों कि रिवर्बिटरी फर्नेस में क्या है कि जो ओर है वो डायरेक्ट वो हीट के कांटेक्ट में नहीं है या फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि क्या होता है कि ये जो फ्लेम्स हैं ये दूसरे चैम्बर से आती हैं और इसके ऊपर ही ऊपर पर फ्लो करती हैं। इसका डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी ओर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होते हैं, हीट के या फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं रिवर्बिटरी फर्नेस में। तो ये रिवर्बिटरी फर्नेस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इसे नॉर्मल फर्नेस से अलग करता है। साथियों, इसके अलावा हम बात करते हैं थर्मल रिडक्शन की। तो थर्मल रिडक्शन में देखिए होता क्या है, थर्मल रिडक्शन में बेसिकली क्या है कि अ प्रोसेस इन विच अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस आर कैरिड आउट to bring about the extraction of metal compound into corresponding metals through the involvement of some more active metals। तो थर्मल रिडक्शन में साथ ही होता क्या है कि हम कुछ और जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, उन एक्टिव मेटल्स को जो ओर्स के साथ हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और उसके थ्रू ये सारी रिएक्शन के बाद हमें क्या होता है, एक्चुअल हमें मेटल मिलता है। तो जैसे कॉपर का जो एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, हम कहते हैं कि कॉपर एक्सट्रैक्टेड की जाती है, वो थर्मल रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही की जाती है। इसमें साथियों डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाए हैं, ये आप केमिस्ट्री की बुक में समझ सकते हैं। और इन सारे एक्सट्रैक्शन के बाद हमें कॉपर हमें इस प्रोसेस के थ्रू मिलता है। और भी प्रोसेस हैं जैसे हम इलेक्ट्रो मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रो मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हमें मेटल मिलता है। और ये जनरली इलेक्ट्रो मेटलर्जी क्या है, लास्ट स्टेज होती है। और इसके बाद जो होता है वो हाइड्रोमेटलर्जी के ऑपरेशंस होते हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सारे जो सब्सटेंस हैं, ये सारे हमें मेटल्स हैं, ये हमें बेसिकली इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले फादर ऑफ मेटलर्जी। तो फादर ऑफ मेटलर्जी कौन थे? तो यहाँ पे फादर ऑफ मेटलर्जी का नाम दिया गया है मिस्टर एग्रीकोला, was born in 1494, often called the father of mineralogy and metallurgy। एग्रीकोला साहब को, जो कि 1494 में जिनका बर्थ हुआ था, उनको फादर ऑफ मिनरोलॉजी या मेट्रोलॉजी कहा जाता है। बर्थ प्लेस ऑफ मेट्रोलॉजी की बात होती है साथियों, तो जो सेंटर इंडियन रीजन है, जो कि इंडिया को मेट्रोलॉजी का बर्थ प्लेस माना जाता है। इंडिया में मेट्रोलॉजी के फादर कौन है? तो नागार्जुना को इंडिया में मेट्रोलॉजी का फादर माना जाता है साथियों।